नमस्ते और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज में आपका फिर से स्वागत है। ये इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है, एक प्रोजेक्ट जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास को देखता है। इसे पुणे में फ्लेम यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च चलाता है। अब हम आखिरी यानी पार्ट सी राज्यों पर आ रहे हैं। ये वो राज्य थे जिन पर सीधे केंद्र सरकार का शासन था, एक चीफ कमिश्नर के जरिए। ये दर्जा उन राज्यों को मिला जिन्हें या तो कम विकसित माना गया या फिर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा गया। इन्हें आमतौर पर एक अस्थायी व्यवस्था भी माना गया था, जिन्हें बाद में पार्ट ए या बी राज्यों में मिलाया जा सकता था। अगले कुछ हिस्सों में हम हर पार्ट सी राज्य और उसके बनने की कहानी को करीब से देखेंगे। इस विषय को गहराई से समझने के लिए सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड जरूर सुनें। वो भारत के एकीकरण की प्रक्रिया, कानूनी प्रावधानों और इसमें शामिल मुख्य लोगों का अच्छा परिचय देते हैं। ये सारे एपिसोड्स हमारे इंडिया स्टेट स्टोरीज टीम के लिखे आर्टिकल्स पर आधारित हैं, जिन्हें गूगल के नोटबुक LM की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आपको शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। आज हम विंध्य प्रदेश पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक ऐसा नाम जो शायद आज उतना सुनने में ना आए, पर भारत के एकीकरण की कहानी का एक कह सकते हैं बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये कोई एक राज्य नहीं था, बल्कि 35 रियासतों का समूह था, ज्यादातर बुंदेलखंड और बघेलखंड इलाकों से। और इसकी कहानी मुझे लगता है इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिखाती है कि जब छोटी छोटी, बहुत पिछड़ी और आपस में उलझी हुई रियासतों को एक करने की बात आती है, तो कभी कभी सीधा केंद्र का दखल ही कम से कम शुरू में शायद अकेला रास्ता बचता है। बिल्कुल सही कहा। विंध्य प्रदेश का मामला उन चुनौतियों को बहुत साफ तौर पर दिखाता है जिनका सामना भारत सरकार को करना पड़ा था, खासकर छोटी रियासतों के साथ। और वो भी ऐसे इलाकों में जहां विकास तो था ही नहीं और राजनीतिक स्थिरता भी ना के बराबर थी। हाँ। तो आज जो हम बात कर रहे हैं उसका आधार है इंडिया स्टेट स्टोरीज का लेख और वो अहम दस्तावेज विंध्य प्रदेश विलय समझौता। हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे इन रियासतों को पहले एक संघ बनाने की जो कोशिश हुई वो नाकाम क्यों रही और फिर कैसे इन्हें एक भाग सी राज्य बनाकर सीधे केंद्र के प्रशासन में लाया गया। ठीक है, तो जरा इस स्थिति की जटिलता को समझते हैं। 35 रियासतें, 35 अलग अलग राज्य। जी, 35। इनमें रीवा बेशक सबसे बड़ा था, सबसे अहम भी, लेकिन कई रियासतें तो यकीन करना मुश्किल है, इतनी छोटी थी। सोचिए, कम से कम 15 का क्षेत्रफल 50 वर्ग मील से कम था। हाँ, 50 वर्ग मील से कम। और 2 तो ऐसी थी जिनका एरिया 10 वर्ग मील से भी कम था। ये तो प्रशासन के लिहाज से एक भयानक सपना जैसा लगता है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये पूरा इलाका गरीबी और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था। बुनियादी सुविधाएं वो तो थी ही नहीं, समझिए। और ये पिछलापन सिर्फ ऐसा नहीं कि सड़कें नहीं थी या स्कूल कम थे। स्रोत बताते हैं कि कई राज्यों की माली हालत आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। अच्छा, कितनी खराब? कुछ छोटे राज्यों की तो सालाना आमदनी 50,000 रुपए से भी कम थी। 50,000 पूरे साल की? जी हाँ। अब ऐसी हालत में कोई आधुनिक प्रशासन कैसे चलाएगा? लगभग नामुमकिन था। तो जब हम एकीकरण की बात करते हैं तो ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं था। सही बात है। ये उन गहरी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझना भी था। वहां की जनता बहुत गरीबी में जी रही थी और कोई ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर वो था ही नहीं। ये सब बैकग्राउंड था एकीकरण का। और इस आर्थिक पिछड़ेपन के साथ साथ राजनीतिक सिरदर्द भी थे, वो कम नहीं थे। हाँ, वो भी थे। एक तरफ रीवा और उसके बघेलखंडी पड़ोसी, दूसरी तरफ बुंदेलखंड की रियासतें, और इनके बीच जैसा सुनने में आता है पुरानी रंजिशें थी, अविश्वास था। जी, इतिहास था उसका। तो मार्च 1948 में इन सब को मिलाकर एक संघ, एक यूनियन बनाने की कोशिश हुई। नाम रखा गया संयुक्त राज्य विंध्य प्रदेश। पर यह एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं बुरी तरह फेल हो गया, बहुत जल्दी बिखर गया। हाँ, चला नहीं वो। मंत्रालय बन नहीं पाया, या बना तो टिका नहीं। और उस इलाके में जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे उनमें भी आपस में बहुत गुटबाजी थी, असंतोष था। रीवा राज्य जो सबसे बड़ा था उसकी अपनी हालत भी बहुत खराब बताई जाती है। कोई नागरिक सुविधाएं नहीं, विकास नहीं, और ऊपर से रीवा के जो युवा महाराजा थे गुलाब सिंह, उनके पास ना तो शासन का अनुभव था, ना शायद वैसी इच्छा शक्ति, और नतीजा ये हुआ कि बाद में उन्हें पद छोड़ना पड़ा, मजबूर किया गया। हाँ, ये जो अंदरूनी खींचतान थी वो बहुत जटिल थी। पुरानी ईर्ष्या, जैसा आपने बताया, फिर रीवा के महाराजा की अनुभवहीनता जिसके कारण उन्हें हटना पड़ा,
और फिर अलग-अलग शासकों की अपनी महत्वाकांक्षाएं। इन सब ने मिलकर हालात ऐसे बना दिए थे कि वहां स्थानीय स्तर पर कोई टिकाऊ हल निकलना मुश्किल लग रहा था। हाँ। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि एक तरफ तो शासक समझौतों पर दस्तखत कर रहे थे, शायद दबाव में ही सही, पर दूसरी तरफ जनता का भी एक हिस्सा था जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। वो चुप नहीं थे। बिल्कुल। इसका एक किस्सा भी है। जब वीपी मेनन, जो उस वक्त रियासती मंत्रालय के सचिव थे और एकीकरण में जिनकी बड़ी भूमिका थी, जब वो रीवा पहुंचे जी। तो बताया जाता है कि कोई 2000 लोगों की भीड़ ने उनकी कार रोक ली थी। अच्छा। हाँ, और ये लोग किसी भी पड़ोसी प्रांत मतलब यूपी या सीपी में विलय का विरोध कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनसे भी बात की जाए, उनकी राय ली जाए। मतलब जनता की भागीदारी की मांग थी। हाँ, और इतना ही नहीं, जो वहाँ की स्थानीय कांग्रेस कमेटी थी, विंध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसने भी ये जो संघ को भंग करके सीधे केंद्र के अधीन लाने का विचार था, उसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया था। तो विरोध स्थानीय स्तर पर भी था। जी। और मुश्किल ये थी कि इन रियासतों को पड़ोसी बड़े प्रांतों में मिलाना भी कोई आसान काम नहीं था। जैसे संयुक्त प्रांत यानी आज का यूपी, वो पहले ही बहुत बड़ा था, प्रशासन चलाना मुश्किल था। हाँ, वो तो था ही। और मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंसेस, उसने हाल ही में छत्तीसगढ़ की कई रियासतों को अपने में मिलाया था। तो दोनों ही प्रांत इन और ज्यादा पिछड़े और समस्या वाले इलाकों को अपने साथ जोड़ने में हिचक रहे थे। शायद उन्हें ये फायदेमंद नहीं लगा। तो इन्हीं सब वजहों से मतलब स्थानीय संघ का फेल होना, आंतरिक झगड़े, आर्थिक पिछड़ापन और पड़ोसी राज्यों की अनिच्छा, इन सब ने मिलकर केंद्र सरकार के लिए सीधा हस्तक्षेप करना जरूरी बना दिया। हाँ, लगभग अनिवार्य हो गया। ये साफ हो गया था कि 1948 में जो संघ बना था वो चल नहीं पाएगा। सरदार पटेल और वीपी मेनन दोनों ही इसे एक बड़े वित्तीय और प्रशासनिक बोझ की तरह देख रहे थे, जिसे बिना केंद्र की मदद के चलाया नहीं जा सकता था। और मेनन का रवैया, जैसा अक्सर होता था, काफी साफ और दुटूक था। उन्होंने शासकों को समझाया कि भाई भारत सरकार के साथ सहयोग करना ही आपके हित में है। मतलब नरमी भी और थोड़ी सख्ती भी। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने ये इशारा भी दिया, शायद एक तरह की चेतावनी ही थी, कि अगर स्थानीय विरोध प्रदर्शनों की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो विलय के बदले जो आपको प्रीवी पर्स मिलनी है उससे हाथ धोना पड़ सकता है। अच्छा, तो ये प्रिवी पर्स का जिक्र आया, ये क्या था असल में? हाँ। और क्या इस बात का, इस दबाव का कुछ असर हुआ? प्रीवी पर्स, हाँ, ये वो रकम थी जो भारत सरकार रियासत के विलय के बदले में शासकों को सालाना देती थी। टैक्स फ्री होती थी। ये उनके और उनके वारिसों के लिए एक तरह का मुआवजा या पेंशन समझ लीजिए। ओके। और हाँ, मेनन की बात का या कहिए उस छिपी चेतावनी का असर तो हुआ। रीवा के महाराजा को मनाया गया कि वो प्रशासन का नियंत्रण राज्य मंत्रालय को सौंप दें, खासकर उनकी अपनी अनुभवीनता और राज्य की खराब हालत को देखते हुए। उन्हें राज प्रमुख तो बनाया गया था, मतलब उस फेल हुए संघ का औपचारिक प्रमुख, पर अब असली काम केंद्र सरकार के अधिकारी ही मंत्री बनकर करने वाले थे। अच्छा। ये सारी बातचीत और दबाव आखिरकार दिसंबर 1949 में एक नए समझौते पर जाकर खत्म हुई। इसे कहा गया विलय समझौता। और यहाँ एक जरूरी कानूनी बात है, इस नए समझौते ने मार्च 1948 वाले पुराने संघ समझौते को पूरी तरह से रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। यानी पुराना समझौता खत्म, अब बिल्कुल नई व्यवस्था। हाँ, बिल्कुल। इस नए विलय समझौते का जो आर्टिकल 1 था वो साफ कहता है कि मार्च 1948 वाला समझौता 1 जनवरी 1950 से रद्द माना जाएगा। ठीक है। फिर आर्टिकल 3 में सभी 35 रियासतों के शासकों ने अपनी अपनी रियासत के शासन से जुड़े संपूर्ण और अनन्य अधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियां भारत की डोमिनेंट सरकार को सौंप दिए। डोमिनियन सरकार? हाँ, मतलब उस समय की भारत सरकार गणतंत्र बनने से ठीक पहले। तो ये सत्ता का पूरा और कानूनी तौर पर पक्का हस्तांतरण था, और इसमें एक जल्दी भी थी। ये सब कुछ 26 जनवरी 1950, जब भारत का नया संविधान लागू होना था, उससे पहले पूरा करना था। क्यों? उससे पहले क्यों? क्योंकि नए संविधान के लागू होने के बाद राज्यों की सीमाओं या उनकी स्थिति में कोई भी बदलाव करने के लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़ती, जो प्रक्रिया को और लंबा और शायद मुश्किल बना सकती थी। समझ गई। और इसी समझौते से जुड़ी एक बहुत ही अजीब सी बात है, वो ये कि रीवा के महाराजा को इस पर 2 बार दस्तखत करने पड़े। हाँ, ये दिलचस्प है। एक बार तो उस भंग हो चुके संघ के राज प्रमुख की हैसियत से, और दूसरी बार खुद रीवा रियासत के शासक के तौर पर। ऐसा क्यों? क्या पक्का करने के लिए कि कोई कानूनी नुक्ता न रह जाए? हर पर चुनौती ना दे सके। न तो संघ के पूर्व प्रमुख के तौर पर उनकी सहमति पर सवाल उठे, न ही रीवा के शासक के तौर पर। वो हर तरह से इसे क्या कहते हैं, वाटर टाइट बनाना चाहते थे।
अच्छा। तो इस समझौते के बाद 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश आधिकारिक तौर पर केंद्र के अधीन आ गया और इसे एक मुख्य आयुक्त प्रांत यानी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस का दर्जा दिया गया। ये क्या होता है मुख्य आयुक्त प्रांत? आसान शब्दों में कहें तो ये सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अफसर चीफ कमिश्नर के जरिए प्रशासित होता था। काफी कुछ आज के केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज जैसा। ओके। हालांकि तब इसे एक अस्थायी, एक ट्रांजिशनल व्यवस्था माना गया था। उम्मीद ये थी कि जब इलाके में थोड़ी स्थिरता आ जाएगी, कुछ विकास हो जाएगा, तब इसकी फाइनल स्थिति तय की जाएगी, शायद पड़ोसी राज्यों में विलय करके। तो ये तो हुई प्रशासन की बात, पर उन शासकों का क्या हुआ जिन्होंने अपनी रियासतें सौंपी? क्या उन्हें सिर्फ प्रिवी पर्स ही मिली या और भी कुछ गारंटी दी गई थी? हाँ, समझौते में इन बातों का भी ध्यान रखा गया था। आर्टिकल 4 और उसके साथ जो शेड्यूल था, उसमें हर शासक के लिए प्रिवी पर्स की रकम तय की गई थी। ये रकम आमतौर पर एक फॉर्मूला से तय होती थी, जिसे पूर्वी राज्य फॉर्मूला कहते थे, जो 1945-46 के राजस्व पर आधारित था। ये फॉर्मूला पूर्वी भारत की दूसरी रियासतों के लिए भी इस्तेमाल हुआ था। ठीक है। लेकिन जो बहुत छोटी रियासतें थीं, जिन्हें नॉन सल्यूट स्टेट्स कहते थे, मतलब जिनके शासकों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, उनके लिए प्रिवी पर्स की गिनती में थोड़ी रियायत दी गई। उनकी रकम को एक न्यूनतम स्तर तक बढ़ा दिया गया था। अच्छा, तो छोटों का भी ध्यान रखा? हाँ, कुछ हद तक। इसके अलावा समझौते में शासकों के जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार थे, उनके सम्मान, उनकी उपाधियां, उनको बनाए रखने की गारंटी थी, आर्टिकल 5। उनके उत्तराधिकार के जो नियम थे, उनको मान्यता दी गई, आर्टिकल 6। जी। उनकी जो निजी संपत्ति थी, उसकी सुरक्षा की गारंटी थी, आर्टिकल 7। और उनके शासनकाल में जो उन्होंने आधिकारिक काम किए थे, उनके लिए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, इसकी भी छूट दी गई। अच्छा। यहाँ तक कि उन रियासतों में जो स्थायी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे, उनकी नौकरी की शर्तों या मुआवजे की भी गारंटी दी गई थी, आर्टिकल 9। तो कोशिश यही थी कि विलय के साथ साथ शासकों और कर्मचारियों के हितों को भी सुरक्षित किया जाए। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटने की कोशिश करें, तो तस्वीर क्या बनती है? जी। हमारे पास आर्थिक रूप से बेहद कमजोर, राजनीतिक रूप से बुरी तरह बटे हुए और प्रशासनिक रूप से एकदम अविकसित 35 राज्यों का एक समूह था। जी। स्थानीय नेतृत्व फेल हो गया, जनता में भी असंतोष था और पड़ोसी बड़े प्रांत भी इन्हें अपनाने को तैयार नहीं थे। सही। ऐसी हालत में केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा। उन्होंने समझाया बुझाया, थोड़ा दबाव भी डाला, जैसे प्रिवी पर्स का इस्तेमाल करके, और बहुत सावधानी से कानूनी रास्ता निकालकर इन सारी रियासतों को सीधे अपने प्रशासन में ले लिया। भले ही इसे एक अस्थायी समाधान, एक भाग सी राज्य का दर्जा दिया गया, ये एक तरह से एक बहुत ही मुश्किल और उलझी हुई समस्या का एक व्यवहारिक हल निकालने जैसा था। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे भारत के एकीकरण की बड़ी तस्वीर में रखें, तो विंध्य प्रदेश का मामला छोटी, आर्थिक रूप से गैर व्यवहार्य और राजनीतिक रूप से अस्थिर रियासतों को जोड़ने की जो असाधारण चुनौतियां थीं, उनका एक सटीक उदाहरण है। जैसे राजस्थान या मध्य भारत जैसे बड़े राज्य थे, उन्होंने मिलकर बड़े भाग बी संघ बनाए, जहां स्थानीय शासकों, राज प्रमुखों की भूमिका बनी रही। लेकिन विंध्य प्रदेश जैसी जगहों पर हालत इतनी खराब थी कि शुरू में सीधे केंद्रीय प्रशासन के अलावा शायद कोई और रास्ता कारगर होता ही नहीं। शायद नहीं। ये एक तरह से मजबूरी का समाधान था, जिसने फौरन किसी प्रांत में विलय करने के बजाय प्रशासनिक स्थिरता और व्यवस्था कायम करने को प्राथमिकता दी, ताकि बाद में विकास और पूरी तरह से एकीकरण का रास्ता बन सके। वाकई ये जरूरत, मजबूरी और व्यवहारिकता से बुनी हुई एक बहुत ही पेचीदा कहानी है। 35 अलग अलग इकाइयों से शुरू होकर एक अकेले केंद्र शासित प्रदेश बनने तक का सफर ये दिखाता है कि आज हम जिस भारत को देखते हैं, उसकी अंदरूनी सीमाएं बनाने की प्रक्रिया कितनी परतदार और चुनौतीपूर्ण रही होगी। कायम करने, कानून व्यवस्था सुधारने और भविष्य के विकास की नींव रखने के लिए एक जरूरी, शायद अनिवार्य बीच का कदम था। ये स्थिति सुनने वालों के लिए सोचने को एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। 1949-50 के उन हालात को देखते हुए इतना पिछड़ापन, इतनी राजनीतिक कलह, स्थानीय कोशिशों की नाकामी, क्या विंध्य प्रदेश के एकीकरण का कोई और रास्ता उस समय सचमुच सफल हो सकता था? इस पर सोचना उस दौर की जटिलताओं को समझने में मदद करता है।